मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ 12th क्लास। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम उसके थर्ड लेक्चर को स्टडी करेंगे। हमने इससे पहले स्टार्ट किया था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बात करी थी बाइनरी फिजन के बारे में, हमने बात करी थी मल्टीपल फिजन के बारे में, और हम बात कर चुके थे आपके किसके बारे में, प्लाज्मोटोमी के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, आप देख सकते हैं लेक्चर्स को, लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन में और यहाँ जो आई बटन दिखेगा वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो आप उन लेक्चर्स को कंटिन्यू देख सकते हो। कंप्लीटली नीट एग्जाम पे बेस्ड वो सारे लेक्चर्स हैं, जहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स मार्क्स भी आपको कराए हैं, जो एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज हम बात करते हैं अपने थर्ड लेक्चर के बारे में, और आज हम बात करेंगे आगे के मेथड्स जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। आज हम बात करेंगे बडिंग के बारे में, आज हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में, आज हम बात करेंगे रीजनरेशन के बारे में। आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है बच्चों, आपको बहुत ही मजा आएगा इस क्लास में। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, जो आपके आधे अधूरे कॉन्सेप्ट हैं उनको आज पूरा किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं उनको देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, लगातार देखें और टिल द एंड तक जरूर देखें। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज या एक डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा बच्चों कि यार देखो, अब जब भी बैठे हैं प्लीज कॉपी और पेन जरूर साथ में लेके बैठें, ताकि इंपॉर्टेंट नोट्स आप वहीं पर आप मेंशन कर लें। जो भी आपकी नोटबुक है या एनसीईआरटी है वहां पर आप जरूर मेंशन करें इस चीज को। यही आपका एसेंस ऑफ द वीडियो होने वाला है कि आप उस वीडियो से, उस लेक्चर से कितना चीजें आप कॉपी और पेन कॉपी में लिखते हैं ना। ओके बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करता हूं लेक्चर नंबर 3। ऑलराइट, तो इसके लिए वो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये हम वापस से रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत ही ज्यादा बेसिक है बेटा, ठीक है ना। ये बेसिक है आपके 4 चैप्टर्स का, ठीक है। ये हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, बेसिक है। और आपके जो 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट आपकी 12th क्लास की है, ओके, ये जो नीट का फर्स्ट यूनिट हमारा है, जो सेकंड बुक है 12th क्लास की, उसका बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है। आपको सारी चीजें ये चैप्टर आने के बाद ही समझ में आएंगी। आगे जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 की बात करो, 3rd की बात करो या 4th की बात करो, इवन जेनेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चैप्टर का नाम आपको पता ही है। और लेक्चर नंबर हम 3rd स्टडी कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज इसके बाकी भी लेक्चर्स आप देख सकते हो। और आज अपन बात करते हैं बेटा बडिंग के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है बडिंग के बारे में, कि सर बडिंग क्या होती है। ओके, बडिंग देखो क्या बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तो ये क्या होता है, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। क्या बात सही है? क्या होता क्या है मैं बताता हूं आपको इसके अंदर। तो ये जो बडिंग पैटर्न है हमारे पास में, यह जो बडिंग मेथड है बेटा, कौन सा मेथड है ये? जो बडिंग मेथड होता है, इस मेथड में क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनती है। ओके, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है बेटा। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ओके, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इनसाइड में भी हो सकती है, यानी उसकी बॉडी के इनसाइड में भी हो सकती है, और उसकी बॉडी के बाहर भी बन सकती है, यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके बेटा, कहां कहां बन सकती है? अब ध्यान रखें इस चीज का बच्चों कि सर ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, वो स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर भी बन सकती है और इनसाइड भी बन सकती है। क्या बात सही है? और ये जो स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे क्या? तो ये जो स्ट्रक्चर होती है बेटा उसको कहते हैं अपन बड। क्या कहते हैं बेटा? बड कहते हैं। और ये जो बड होता है, ये बड बना होता है ऐसी सेल से जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे।
क्या बात समझ में है आपको कि सर बड कंटेन दो सेल्स विच हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बड के पास में क्या होती है बेटा, कुछ ऐसी सेल्स होंगी जिनके पास में कैपेसिटी होती है कि वो नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो वही न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकती है बेटा। क्या कर सकती है, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है। क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या था हमारा, समझ में आया ना आपको? अब यहां पर देखने की और समझने की बात क्या है बच्चों कि यार सर यहां तो बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहां पर बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, और जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बर्ड से कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो उस मेथड को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? उसको अपन जानते हैं बडिंग के नाम से। क्या बात सही है? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये देखिए, ओके बच्चों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा बडिंग हो गया। ये क्या हुआ, हमारा बडिंग हुआ। तो बडिंग में क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बड से बनेगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बडिंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, फिर मैं आपको टाइप भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले बडिंग के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बडिंग के क्या एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप एग्जाम्पल्स ऑफ बडिंग का स्टार पॉइंट करके लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ बडिंग, एग्जाम्पल ऑफ बडिंग, या एग्जाम्पल्स कर सकते हो आप इस चीज को। ठीक है बेटा, यहां मैंने हेडिंग डाल दिया, 2 स्टार कर लेना बेटा इसको, क्योंकि नीट के अंदर काफी बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नीट के हिसाब से, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे आपको और पूछा जाएगा 4 ऑप्शन में से कि बताइए इनमें से बडिंग किसमें मिलेगी। या आपको मैच वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जहां पर 2 कॉलम्स दे दिए जाएंगे और वहां पर भी पूछ सकते हैं कि इनमें किस मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको क्या बताना होगा, जो उसमें मिलेगा वो आपको बताना होगा। तो ये जो बडिंग है वो एज ए पुट कर सकते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चंस के साथ में। तो आप ध्यान रखें इसका, कहां कहां मिलेगा मैं आपको बताता हूं। तो बडिंग बेटा कुछ प्रोटोजोअन्स के अंदर मिल सकती है आपको, है ना। तो पहला स्टार पॉइंट हमारा क्या हुआ, सम प्रोटोजोअन्स, सम प्रोटोजोअन्स आप लिख सकते हैं सम प्रोटोजोअन्स के बारे में। फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, लोअर एनिमल्स, जो लोअर एनिमल्स है आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के अंदर। तो लोअर एनिमल्स में जैसे पोरीफेरा हो गया, सेलेंट्रेटा हुआ बेटा, ठीक है, या अगर हम बात करें फ्लेटवर्म्स हो गए, उनके अंदर भी ये मिल सकता है आपको। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर सारी चीजें कौन कौन से बेटा, यहां पर आप देखेंगे। ओके, मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो आप ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे लोअर एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? सर आप लिख रहे हो यहां पर लोअर एनिमल्स के बारे में, बट लोअर एनिमल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से बेटा? तो यहां पर पहला आप लिख लेंगे जैसे स्पंज। ओके बेटा, स्पंज आप लिखें यहाँ पे, और स्पंज में भी अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं किसका लिखें तो आप लिख लें स्काइफा का एग्जांपल्स लिख लें बेटा। किसका एग्जांपल्स लिख लें? स्काइफ। कौन से मेंबर का बेटा? ये आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के अंदर, पोरीफेरा किंगडम पढ़ा है क्या आपने? पोरीफेरा, सॉरी पोरीफेरा क्या बेटा, फाइलम के बारे में ना, फाइलम। ओके, किंगडम कह रहा हूं मैं भी, बताइए बता, किंगडम तो कौन सा है वो, एनिमल किंगडम होता है ना। तो पोरीफेरा ये जो फाइलम होता है वहां पर आपने इसको पढ़ा होगा। क्या बात सही है क्या? चलो हाँ सर ये पढ़ाया तो था हमको वहां पर पोरीफेरा नाम से। ओके बेटा, आगे सुनना, आगे एग्जांपल्स देखेंगे इसका अपन। आगे आपने पढ़ा होगा सिलेंट्रेटा, जस्ट इसके बाद ही आता बेटा। तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म आता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर आपने बडिंग, हाइड्रा तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है बेटा। हाइड्रा तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, अभी स्ट्रक्चर भी आएगी हमारी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? ये हाइड्रा होता है, दिख रहा बेटा आपको? ये जो है ये क्या है हमारा, हाइड्रा होता है। ओके, और ये जो हाइड्रा है ये कौन सा मेंबर है? तो ये मेंबर होता है बेटा सिलेंट्रेटा का। किसका मेंबर होता है ये? सिलेंट्रेटा का। तो मैं यहां पर लिख दूंगा बेटा इसको भी, सिलेंट्रेट्स। और इसमें भी क्या एग्जांपल्स आ जाएगा बेटा आपके? सर इसमें भी हाइड्रा आ गया, ठीक है ना, मतलब इसमें हाइड्रा आता है। क्लियर बात है क्या? अगला एग्जांपल क्या होता है बेटा? जैसे कि हम बात करते हैं कुछ एनिलिड्स, इनके अंदर भी ये मिलता है बेटा। एनिलिड्स क्या होते हैं? चलिए, एनिलिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन एनिलिड्स। तो उसमें क्या है सर इसका एग्जांपल? तो उस वहां पर एग्जांपल आता है बेटा इसका चीटोप्टेरस। ठीक है, चीटोप्टेरस। तो ध्यान रखिए बेटा, हमारे 2 स्टार पॉइंट हो गए थे, 1 स्टार पॉइंट ये हो गया, 1 स्टार पॉइंट अपना ये हो चुका है।
तो एनिलिडा जो होता है उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल सकती है बेटा, बडिंग देखने को मिल सकती है। तो कहां कहां पर हमारे पॉइंट्स हो गए बेटा, आप ध्यान देखिए। एक तो हमारा सर कुछ प्रोटोजोआ के अंदर हो गया, और फिर सर हमने बात करी लोअर एनिमल्स, जैसे कि सर स्पंज के अंदर हमने देखा, सिलेंड्रेटा के अंदर हमने देखा, और सर हमने एनिलिडा के अंदर भी किसको देखा, बडिंग को देखा। यानी इनके अंदर बडिंग मिल सकती है आपको। क्या बात सही है क्या बेटा? अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल है, पूछा गया है, PYQ है बेटा ये तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या बेटा उसका, तो यहां पर आप इसको भी स्टार पॉइंट करके लिख सकते हैं। और स्टार पॉइंट क्या बेटा, ट्यूनिकेट्स। क्या बेटा, ट्यूनिकेट्स। ऑलराइट बेटा, ट्यूनिकेट्स भी आपके पास में क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं बडिंग के। और उसका एग्जाम्पल क्या है ट्यूनिकेट्स में, कौन, तो साल्पाइस का एग्जाम्पल बेटा, कौन है, साल्पाइस का एग्जाम्पल्स होता है बेटा, ठीक है। तो ये सब स्टार पॉइंट्स हैं, कहां कहां पर बडिंग मिलेगी आपको ये ध्यान रखना है बेटा। क्लियर बात है क्या, आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो एग्जाम्पल ऑफ बडिंग के बारे में हुआ, यहां से क्वेश्चन पुट हो जाता है, ये हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे बडिंग के टाइप के बारे में, कि बडिंग कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखो बेटा, मैंने आपको यहां पर एक स्टेटमेंट बताई थी कि बड कहां बन रहा है, तो आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि बड बन कहां रहा है। अरे बड बाहर बन रहा है बॉडी के, या बॉडी के अंदर बन रहा है। ओके, जैसे सपोज बड यहां बन गया, बड अंदर बन रहा है, तो दोनों अलग अलग पोजीशंस है या अलग अलग क्या लोकेशंस है बड की। तो बड जब बाहर बनता है प्यारे बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सोजीनस बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, एक्सोजीनस बडिंग बोलते हैं, या आप इसको नाम से जानते हो बेटा, एक्सटर्नल बडिंग के नाम से, एक्सटर्नल बडिंग के नाम से अपन इसको जानते हैं। क्या बात सही है क्या? और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, तो एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल अभी अपन बताएंगे। यहां आप पढ़ते हो हाइड्रा के बारे में, किसके बारे में, हाइड्रा के बारे में, अभी और एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब बात करते हैं बेटा, बड फॉर्मेशन अगर इनसाइड द बॉडी होता है। क्या बात बेटा, कि बड का फॉर्मेशन अगर बॉडी के इनसाइड में हो रहा है सर, तो हम क्या कहते हैं इसको, तो आप इसको बोलते हो बेटा एक एंडोजीनस बडिंग, या हम इसको बोलते हैं बेटा इंटरनल बडिंग के बारे में। क्या बात सही है क्या? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, देखो यहां पर आपको दिख रहा है ये एंडोजीनस बडिंग है हमारा, ठीक है। मैं इसको जूम कर रहा हूं, देख सकते हो आप यहां पर। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, तो सर इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग। क्यों कहते हैं बेटा इसको इंटरनल बडिंग, आप मुझे बता देंगे क्या? सर इंटरनल बडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां जो बड का फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है बेटा। क्या होता है बेटा, देखो यहां पर मैंने लिख रखा है कि अगर इनसाइड द बॉडी होता है, दिख रहा है आपको यहां पर, इनसाइड द बॉडी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोजीनस बडिंग होती है। अब चलिए मैं थोड़ा आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला अपना एग्जांपल आएगा बेटा एक्सोजीनस बडिंग के बारे में, किसके बारे में, ओके। तो ये हमारा एग्जांपल है एक्सोजीनस बडिंग, आपको दिख रहा है पूरा का पूरा स्क्रीन के अंदर, है ना, आधा नहीं दिखना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए बेटा, ओके। तो ये हमने निकाल लिया है अपना पेन, और बस पढ़ते हैं, है ना, एक्सोजीनस बडिंग। तो जाहिर सी बात है, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बड कहां बनेगा। तो बड देखो बेटा, बड क्या होता है, एक आउट ग्रोथ होती है बेटा। बड क्या होता है, बड एक आउट ग्रोथ होती है। तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होता है, लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होगा, उस ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड आप कह सकते हो उसकी बॉडी सरफेस पे बेटा, कहां पर बेटा, उसकी बॉडी सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉडी सरफेस पे आपको एक आउट ग्रोथ देखने को मिलेगी बेटा। क्या देखने को मिलेगी आपको, एक आउट ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये जो आउट ग्रोथ होती है बेटा, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको आप जानते हो बड के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हैं बेटा इसको अपन, इसको अपन जानते हैं बड के नाम से जानते हैं बेटा, ओके। ऑलराइट, थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, ओके बेटा। तो किस नाम से जानते हैं बेटा अपन इसको, इसको अपन जानते हैं बड के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं इसको अपन, एक मिनट, ऑलराइट बेटा, बड के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ये बड बाहर बना है, दिख रहा है आपको, तो ये अपना एक्सोजेनस बडिंग हुआ। कहानी सुनना बेटा, तो ये क्या होता है, पेरेंट हाइड्रा बेटा। तो एक नंबर पे जो दिख रहा है आपको, ये पेरेंट हाइड्रा होता है, और इसमें हल्का सा ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल अपना क्या हो जाएगा बेटा, बड हो जाएगा। तो ये आउट ग्रोथ हुई, यहाँ पर ये बड बना हमारा।
धीरे धीरे क्या होता है, ये बर्ड डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, डेवलपिंग बर्ड बोलेंगे। अब क्या होता है बेटा, ये थोड़ा मैच्योर हो चुका होता है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको बोलेंगे अपन कंप्लीटली मैच्योर। तो ये दिख रहा है आपको, ये न्यू हाइड्रा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये कंप्लीट मैच्योर हो चुका होता है, और जैसे ये कंप्लीट मैच्योर होता है बेटा, क्या होता है, कंप्लीट मैच्योर होता है। तो कंप्लीट मैच्योर का मतलब होता है कि ये कैपेबल होता है अपनी लाइफ को खुद सरवाइव करने के, मतलब कि अब ये कैपेबल है कि अपना फूड का इंतजाम ये खुद कर सकता है। नाउ ये जो न्यू बर्ड होता है वो कैपेबल है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो अपने पेरेंट्स से क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको मैं एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अभी आप लोग हो, अभी आप क्या हो, एक बर्ड की तरह हो बेटा। ओके, अभी आपकी अगर मैं बात करूं एज 18, 19, 20 साल, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, इससे कम ही होगी और भी, है ना, 16 समथिंग आप होंगे अभी। ओके, तो अभी अगर हम बात करें, आप अपनी फीस के लिए, आपकी जो भी कोचिंग में आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर आप अपनी फीस के लिए, दिवाली पे होने वाले आपके खर्चों के लिए, पटाखों के लिए, होली पे आने वाले रंगों के लिए, बर्थडे पार्टी में नए कपड़े लाने, दोस्तों को पार्टी देनी है, स्कूल्स में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा आपके पास में? तो इन सब के लिए हमारे पास जो पैसा, मनी जो आता है, वो आता है हमारे पेरेंट्स से। इवन आपका लंच बॉक्स भी आपके पेरेंट्स के पैसे से आएगा। हर एक चीज इस उम्र में आप आपके पेरेंट्स से ही मांगते हो, आप आपके पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हो। तो अब क्या हुआ, ये कंडीशन आपकी डेवलपिंग बर्ड की, आप इमेच्योर हो, अभी आप पैसा नहीं कमा सकते इस एज के अंदर। बट जब आप जॉब लग जाओगे तो आप क्या हो चुके हो, या आपकी शादी हो चुकी है, जॉब लग चुकी है, तब क्या हो जाएगा, आप कंप्लीटली आपके पेरेंट्स से सेपरेट हो जाओगे। सेपरेट इन द सेंस क्या हो गया कि अब आपकी एक अलग से फैमिली होगी, एक अलग से लाइफ होती है। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बडिंग बोलते हैं। और एक्सोजीनस बडिंग में भी सेम ये चीज होती है कि यहां पर देखो, ये जो हाइड्रा होता है बड़ा मस्त मजे कर रहा होता है, जब तक इसको जरूरत होती है अपने पेरेंट्स की, तब तक ये उनके साथ में रहता है। देख रहे हो आप, ये बड़े आराम से चिपका हुआ ना, अटैच्ड है कि ठीक है पापा फीस देंगे, ओके चलो इनके साथ रहता हूं। लेकिन जैसे इसकी जॉब लगे, भाई साहब इसने कल्टी मार ली, ये मार ली, इसने मार दिया पलटी। ओके, पलटू राम जी, तो पलटू राम जी क्या हो गया, पेरेंट को छोड़ के चले गए। देखो क्या बात सही है कि नहीं है बेटा, देख लो यहां पर आपको दिख जाएगा। ये होता है हमारा एक्सोजीनस बडिंग का एग्जांपल। और इसका एग्जांपल क्या है बेटा आपके पास में, हाइड्रा। तो हाइड्रा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोजीनस बडिंग, या हम क्या कह सकते हैं इसको, एक्सटर्नल बडिंग हम कह सकते हैं। क्या बात सही है क्या? और ये क्या होते हैं बेटा, इसके टेंटिकल्स होते हैं जो इसकी प्रोटेक्शंस में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन वगैरह में हेल्प करते हैं। क्या बात सही है क्या? आई बात समझ में? तो यहां पर देखो, बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म बना कि नहीं बना, इसलिए बडिंग बोल रहे हैं। बना कि नहीं बना, बना सर, इसलिए बडिंग बोल रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आपको, कमेंट सेक्शन में लिख देना। यहां तक कोई परेशानी आपको अगर हो तो। लेक्चर अच्छा लगे लाइक कर देना वीडियो को, है ना, पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपका उसका। ठीक है बच्चों, चलो यार आगे बात करते हैं। लाइक वाइक तो चलते रहेंगे, है ना, पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब बात करते हैं एंडोजीनस बडिंग के बारे में। तो एंडोजीनस बडिंग क्या होती है, इसको आप समझेंगे बेटा। ओके, तो मैं आपको एंडोजीनस बडिंग समझाता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, बहुत डिटेल में भी पूछ लिया जाता है। पहले पीएमटी हुआ करता था ना नीट से पहले, तो ऐसी ऐसी जगह से क्वेश्चंस बनते थे बेटा यहां से, तो बच्चे सोच में पड़ जाते थे यार और कितना डीप में जाएं। खैर अभी तो अपना एनटीए ने क्या कर दिया है नीट के एग्जाम के लिए कि चलो भाई एक सिलेबस गाइडलाइन दे देते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा नहीं जाना है, हल्का फुल्का एक दो लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, बट मेजोरिटी जो पेपर आपका हम बनाएंगे वो आपकी एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही बनाएंगे। हम आपके साथ घपलेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन पीएमटी में बेटा घपलेबाजी होती थी बहुत ज्यादा बच्चों के साथ में। ओके, तो पीएमटी बहुत ज्यादा टफ हुआ करता था नीट के कंपेयर में, तो क्योंकि सिलेबस का ही नहीं पता होता था यार, इतना वास्ट सिलेबस होता था। बट अभी ठीक है, ऑलराइट ना, बट फिर भी हम देखो तैयारी थोड़ी सी अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तैयारी स्ट्रांग होगी तो अगर लेवल नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। बट अगर तैयारी लो कर ली, उस पेपर स्ट्रांग आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, इस लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एनटे का कोई भरोसा नहीं। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि साला पेपर इधर से उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा 100% हम करके जाएंगे।
तो आप आपकी 100% तैयारी करना, मैं 100% तैयारी अपनी यहाँ पर वो कंटेंट देने में आपको करूँगा जो आपको चाहिए, जो एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए कि नहीं ये तो मेरे पास हो गया, अब यहाँ से पेपर नहीं जाएगा कहीं पर भी यहाँ से। क्लियर बात है। तो एंडोजिनस बडिंग हम स्टार्ट कर रहे थे, ये एंडोजिनस बडिंग हमारा है। तो मुझे आई थिंक एक मार्कर चेंज करना चाहिए यहाँ से, ये अपन ब्लैक, ओके। तो ये अपन चलते हैं एक बार, ओहो क्या आ गया यार ये, चलो बेटा ये चलने देते हैं। एंडोजिनस, तो यहाँ पर देखो बड फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म बेटा, इनसाइड द, ओके, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। क्या बात सही है क्या बच्चों? तो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बड फॉर्मेशन होगा। अब देखो बेटा ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये कहाँ मिलता है आपको, स्पंजेस के अंदर, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये, स्पंजेस के अंदर। और उसका एग्जांपल क्या बेटा, इसका एग्जांपल होता है स्पॉन्जिला। क्या होता है बेटा, स्पॉन्जिला, ओके। स्पॉन्जिला क्या होता है, एक पेरी जो फेरा होता है बेटा, है ना, पेरीफेरा जो पेरीफोरा, ओके, ओ सॉरी यार पोरीफेरा, है ना, पोरीफोरा यार, है ना, पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा, है ना, ऑल राइट। पता नहीं लगता, एक तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें कोई बच्चा तो होता नहीं है सामने, टीचर अकेला ही मजे कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, ये अज्यूम करके कि यार सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है बच्चों, है ना। तो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। और आप और मैं साथ में मिलकर सीखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। क्लियर बात है। तो पोरीफेरा जो होता है ना, उसका एक सदस्य होता है। पोरीफेरा एनिमल किंगडम में बता चुके हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कहाँ रहता है, पोरीफेरा के ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं ना वो पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन पानी तो सर मराइन वाटर भी हो सकता है, यानी कि समुद्री पानी जिसमें लवण ज़्यादा हो, सॉल्ट ज़्यादा हो, या सर फ्रेश वाटर भी हो सकता है जिसमें क्या ज़्यादा हो, कुछ भी ज़्यादा नहीं हो सर, पीने वाला पानी हो, ओके, जिसमें सॉल्ट बहुत कम हो। क्या बात सही है क्या? तो ये क्या होता है बेटा, एक फ्रेश वाटर स्पंज होती है। तो ध्यान रखेंगे बेटा आप, ये क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है बेटा। ये क्या है बेटा, एक फ्रेश वाटर स्पंज होता है। क्या बात सही है क्या बच्चों? आई होप कि आपको चीज समझ में आ रही होगी। ये नीट का क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। आगे बात करते हैं बेटा, मरीन स्पंज कौन सी होगी सर, ये भी बता दो। चलो तो ये भी बता देंगे यार आपको, मरीन स्पंज कौन सी होती, तो ये हमारी मरीन स्पंज बेटा। इसका एग्जांपल क्या होता है बेटा, साइकोन होता है, पढ़ा होगा आपने, है ना, साइकोन के बारे में। अब एनिमल किंगडम है, ऑल राइट ना बेटा। तो होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। तो इनके पास में होती है स्पेशल टाइप की सेल्स, जिनको बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको, आर्कियोसाइट सेल्स बोलते हैं। मैं बना रहा हूं यहाँ पर आर्कियोसाइट सेल्स। तो बेटा ये होती है स्पेशल टाइप की सेल्स होती है यहाँ पर। तो ये क्या बनाती है बेटा, बड फॉर्मेशन करती है। तो ये बड कहाँ बन रहा है, इनसाइड द बॉडी बन रहा है, देख सकते हो आप, ये इनसाइड द बॉडी बन रहा है। इन सेल्स को बोलते हैं अपन आर्कियोसाइट सेल्स। क्या बोला जाता है बेटा इसको, आर्कियोसाइट सेल्स बोलेंगे। क्या बात सही है क्या बच्चों? क्या बोला जाता है इनको, आर्कियोसाइट सेल्स। तो ये क्या बना देती है, ये बना देगी आपके पास में बड को। बिल्कुल सही बात है सर, इन्होंने बड बना दिया। अब ये जो बड होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये बड यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा, ओके, यहाँ से ये निकल जाएगा और क्या करेगा, बाहर ये न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है बेटा। क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब बिकॉज यहाँ पर ये जो बड इनसाइड बन रहा है, इसलिए किस में बोलते हैं इसको, एंडोजिनस बडिंग में बोलते हैं, या इसको इंटरनल बडिंग भी बोला जाता है। क्या बात सही है क्या? लिख लो बेटा यहाँ पर आप एक और चीज, कि हम इसको इंटरनल बडिंग भी बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं यहाँ पर, कुछ चीज क्या बताने वाला हूं बेटा। नीट के एग्जाम के अंदर इससे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, एंडोजिनस बडिंग का। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसका एक और नाम होता है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा गया है। तो PYQ की तरह सेट करके रखो इसको। और क्वेश्चन क्या है, सॉरी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसका एक बहुत ही फेमस नाम होता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन गेम्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको,
उसको बोला जाता है गेम्यूल्स बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है उसको? गेम्यूल्स। कई जगह पर कई बुक्स के अंदर इसको जेम्यूल भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है इसको? जेम्यूल भी बोला जाता है। तो गेम्यूल्स एंड जेम्यूल्स, तो आप ध्यान रखें बेटा। ऑलराइट ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। हमारे टीचर ने हमको इसको गेम्यूल्स सिखाया, ऑलराइट ना, इसलिए हम इसको गेम्यूल्स ही बोलते हैं। या ज्यादातर जो लैंग्वेज है बुक्स की, वहां पर भी मैंने इसको गेम्यूल्स ही पढ़ा है, ठीक है। तो आप गेम्यूल्स बोलो। हो सकता है आपकी बुक्स के अंदर जेम्यूल लिखा हो, तो कोई बात नहीं है, सब समझने वाली बात है कि यार इसको हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? केम्यूल पढ़ देंगे, जी मतलब गेम्यूल, और हिंदी में थोड़ा ट्रांसफर करो तो जेम्यूल हो जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं है? ऑलराइट ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर पूछा जाता है। तो ये क्या होता है बेटा? गेम्यूल से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आप एक और बताता हूं। एक तो ये बन गया, पूरा स्ट्रक्चर दे दिया क्या होता है। एक ये भी पूछा जाता है कि बर्ड्स जो होती है, ऑलराइट, या सॉरी, जो स्पंज होते हैं, उन स्पंज के अंदर किसके थ्रू होगा? तो स्पंज के अंदर जो होता है, बडिंग जो होता है, वो किसके थ्रू होता है? गेम्यूल्स के थ्रू होता है। क्या बात ध्यान रहेगी आपको? क्या आपको ये चीज ध्यान रहने वाली है? और ये जो पोर आप देख रहे हो ना इस डायग्राम के अंदर, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल पोर बेटा। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल पोर। क्या बात सही है क्या बच्चों? हाँ बिल्कुल सही बात है सर, इसको माइक्रोपाइल पोर बोला जाता है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पहले पेज पे भी इस डायग्राम का जिक्र कर रखा है, कोने में देखना अगर आपको दिख जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने इसको समझाया है आपको, ठीक है। बट क्योंकि बडिंग में आया तो बडिंग में भी पढ़ना पड़ेगा हमको। आगे बात करते हैं बेटा अपन फ्रेगमेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? अब बात करेंगे बेटा अपन फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है तो सुनेंगे। जो फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन में होगा ये कि एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, और उस एक फ्रेगमेंट से, ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हुई फ्रेगमेंट्स के अंदर, और एक एक फ्रेगमेंट क्या करेगा? एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, बना देगा। क्या बात सही है क्या बेटा? अब क्योंकि यहां पर जो नया ऑर्गेनिज्म एक फ्रेगमेंट से बन रहा है, ओके, अब एक फ्रेगमेंट से बनने की वजह से हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे वहां पर बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था, हम क्या बोल रहे थे उसको? हम बोल रहे थे उसको बडिंग। और यहां पर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? इसलिए हम इसको बोलेंगे सर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहां पर नया ऑर्गेनिज्म किससे बन रहा है? फ्रेगमेंट से, और वहां पर बर्ड से। क्या बात सही है क्या? इफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट देन इट इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ऑलराइट ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे क्या लिख रहा हूं मैं, देखो कि अगर एक नया ऑर्गेनिज्म, क्या होता है बेटा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? अगर नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बर्ड से सॉरी यार, ये मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? क्या मैं बर्ड को इतना ज्यादा लगाव हो गया कि बर्ड से मेरा बर्ड निकल ही नहीं रहा है? इतना ज्यादा क्या बर्ड को मैं पढ़ चुका हूं क्या? समझ में ही नहीं आया। 2 बार तो मैं बर्ड बोल चुका हूं, जबकि मैं पढ़ा फ्रेगमेंटेशन रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा? इसको फ्रेगमेंटेशन ही बोलूंगा, ठीक है ना यार, वही बोलना सही है। देखिए एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बार बोलते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो यही होता है मेरे साथ अक्सर, जब भी मैं ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, क्लास में ज्यादा बार रिपीट करता हूँ ना, तो कई बार वो चीज आ जाती है। ऑलराइट, आपके साथ भी होगा, अगर आप बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर बात है, ये नॉर्मल चीजें होने वाली। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल बात हमारी सही है। तो यहां पर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है ऑर्गेनिज्म, और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हमको ध्यान में रखने, फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूं होता कैसे है। तो चलिए यहाँ पर अपन ब्लू कलर का मार्कर लेंगे, और यहाँ पर अपन इसके सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स को लिखेंगे बेटा। इसको लिखेंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे। क्या बात सही है क्या? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फिलामेंटस जो एल्गी होती है बेटा, कौन बेटा? फिलामेंटस जो एल्गी होती है, इन एल्गी का जो बॉडी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? थैलस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको अपन? थैलस बोलते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस?
थैलस का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या एल्गी जो होता है उसकी बॉडी को देखने पे आपको पता नहीं लगता है कि यार एल्गी जो कि एक प्लांट मेंबर होती है, एल्गी जो कि प्लांट का सदस्य है, इसमें रूट वाला पार्ट कौन सा है, इसमें स्टेम वाला पार्ट कौन सा है, इसमें लीफ वाला पार्ट कौन सा है। तो जब एल्गी जो है उसकी बॉडी को देख के हम ये जजमेंट नहीं बता सकते, जजमेंट नहीं कर सकते, या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सर ये वाला पार्ट रूट है, ये वाला पार्ट स्टेम है, ये वाला पार्ट जो है उसका वो लीफ है। तो इस तरह का अगर बॉडी है तो हम क्या बोलते हैं उसको, अगर इस तरह का बॉडी है तो उसको बोला जाता है थैलस। क्या बोला जाता है बेटा उसको? थैलस बोला जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पहला एग्जांपल तो फिलामेंटस एल्गी। एग्जाम्पल बता दूं कौन सा होगा इसका, तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, नीट के अंदर बहुत बार पूछा गया है स्पाइरोगायरा। बेटा क्या बेटा? स्पाइरोगायरा। क्या बात सही है क्या बेटा? तो स्पाइरोगायरा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा फ्लेटवर्म, ओके, एंड माइक्रोस्टोमम। कहाँ मिलेगा बेटा आपको? तो एक तो मिलेगा, ये स्टार पॉइंट करके आप लिखेंगे यहाँ पर कि सर एक तो ये मिलता है फ्लेटवर्म के अंदर, वहां पर आपको मिल जाएगा। एक ये मिलेगा आपको माइक्रोस्टोमम, ठीक है बेटा, या स्टोमम बोलते हैं इसको, स्टोमम। ओके, क्या बेटा? माइक्रोस्टोमम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर देंगे आप सब इसको, ठीक है। कहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर एक एल्गी है बेटा, ओके। अब एल्गी ज्यादातर कैसी होती है? एक्वेटिक होती है बेटा। कैसी होती है? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? ज्यादातर वो पानी के अंदर रहती है। होता क्या है, पानी के बहाव की वजह से कभी कभार उनका बॉडी जो फिलामेंटस है वो टूट जाएगा। तो सपोज ये ब्रेक हो गया, दिख रहा है आपको, ये ब्रेक कर दिया अपन ने। यहाँ पर ब्रेक होने से क्या हुआ, इसके कुछ फ्रेगमेंट्स बन गए। तो ये फ्रेगमेंट फर्स्ट मान लेते हैं, ये फ्रेगमेंट सेकंड मान लेते हैं, और ये फ्रेगमेंट हम थर्ड मान लेते हैं। अब क्या होता है, इन फ्रेगमेंट के पास में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। भाई देखो, सब कुछ काम सेल ही तो करती है, आपने पढ़ा होगा, सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सब कुछ एक सेल ही करेगी बेटा। क्लियर बात है क्या? तो यहां पर वो जो सेल्स इसके पास में प्रेजेंट होती है, उनके पास में स्पेशल कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, जिससे वो एक नया वापस पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं। तो ये ग्रो करेगी और डिवाइड करेगी और नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। सेम कहानी इसके साथ में होगी, सेम कहानी इसके साथ में होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके बेटा, अब क्योंकि यहाँ पर नया जो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या बच्चों, एक नया जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे बना था? सर वो फ्रेगमेंट से बना, इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये पिक्चर, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा डायग्राम, पूरे एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर किसी तरह की समस्या हो रही होगी। आगे मैं चल सकता हूं। अगर किसी तरह का डाउट हो तो वापस से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आपसे बच्चों, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, हमेशा ओपन है। वहां जाइए और वहां पर आपके जो भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आप मेंशन जरूर करें बेटा। क्लियर बात है? डाउट पूछना बहुत सही होता है। किसी भी तरह का डाउट हो, हल्का डाउट हो या कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाउट, कुछ भी हो, आपको पूछना सही रहता है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, जब आप नीट जैसा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हम डाउट के साथ अपनी जो जर्नी है वो पूरी नहीं कर सकते, या अपने डाउट का बोझा अपने सिर पे लेके हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। डाउट इज लाइक मोर बर्डन इन ऑन योर ब्रेन। तो डाउट आपके ब्रेन पे बोझा है। ब्रेन जितना हल्का होगा, बढ़िया शानदार काम करेगा इतना। अब वो डाउट अगर आपके माइंड में रहेगा तो फिर आप कैसे चीज को कर सकते हैं। तो डाउट कभी नहीं रखना। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ओके, सामने टीचर चाहे से कोई सा भी हो, ऑलराइट, आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, ओके, आपकी बनती हो नहीं बनती हो, डाउट पूछना आपका कर्तव्य है, डाउट पूछना आपका धर्म है। आपको इस धर्म का पालन करना चाहिए अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है। ओके, देखा है मैंने कई बच्चे डाउट नहीं पूछते हैं या चलने देते हैं। तो अब थोड़ा सोचो विचारो सब्जेक्ट के बारे में, देन आफ्टर कुछ भी डाउट आता है ज़रूर टीचर्स के साथ में डिस्कस करो, पूछो। ऑलराइट बेटा,
कि मैंने बहुत कम देखा है, बच्चे बहुत कम डाउट पूछते हैं, तो अब वो डाउट पूछा करो। ऑलराइट बेटा, चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट हमारे अगले मेथड के बारे में। नेक्स्ट असेक्सुअल मेथड कौन सा हमारा, चलिए तो अपन लेके चलते हैं स्लाइड को ऊपर की तरफ। ये अपनी स्लाइड आ चुकी है और नया जो हमारा मेथड है वो कौन सा बेटा, नया हमारा मेथड है बेटा ये अपना रीजनरेशन। क्या बेटा, रीजनरेशन है। तो चलिए रीजनरेशन को भी समझ लेते हैं अपन, रीजनरेशन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं रीजनरेशन के बारे में यहां पर। ऑलराइट सुनो, देखो री का मतलब तो आप जानते हो रिपीट होना। री मतलब क्या होता है बेटा, रिपीट होना, बिल्कुल सही सर। और जनरेशन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। जनरेट होना मतलब फॉर्मेशन होना। होता क्या बेटा कि एवरी ऑर्गेनिज्म के पास में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। क्या कैपेसिटी होती है, जैसे सपोज दैट मैं यहां समझाता हूं आपको। एक ऑर्गेनिज्म बेटा, ओके, एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होता है, कैपेसिटी होती है किस चीज की, तो कैपेसिटी होती है उसके पास में रीजनरेशन की, रीजनरेशन। लेकिन ये कैपेसिटी अलग अलग लेवल की हो सकती है बेटा। हो सकता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी सिर्फ सेल के लेवल की हो, मतलब अगर उसकी बॉडी से कोई सेल डैमेज होती है तो वो सेल वापस से आ सकती है, जैसे हमारे साथ होता है। हमारे साथ ज्यादातर यही होता है ना। क्या होता है हमारे साथ में कि सपोज दैट हमको कोई चोट लग गई, हमको खरोच आ गई, साइकिल हम चला रहे थे, साइकिल चलाने से या हम गिर गए, गिरने से हमारी कुछ सेल्स डैमेज हो गई हाथ की यहाँ पर, और वापस कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि बाय सेल डिवीजन वो सेल वापस से आ गई। तो इसको अपन रीजनरेशन बोल सकते हैं, बट ये रीजनरेशन कैसा है, सेल के लेवल पे है। किसके लेवल पे, सेल के लेवल पे, कि सर यहां तो सेल ही आया है, तो ये सेल के लेवल पे हमारा रीजनरेशन हो जाएगा बच्चे। किसी किसी में क्या होता है, ये टिश्यू के लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर अपन बात करें, लीवर का कुछ पार्ट वो क्या रखता है, रीजनरेशन रखता है। ह्यूमन के अंदर अगर अपन बात करें, कहां पर बेटा, ह्यूमन के अंदर, तो लीवर हो गया एंड किडनी, इनके पास में क्या होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि आपने पूरा लिवर ही खत्म कर दो और वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनकी कुछ सेल्स में ये कैपेसिटी होती है। क्या बात सही है क्या। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो टिश्यू बना लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गन के लेवल पे होती है, मतलब उनमें जो लॉस्ट पार्ट होता है या कोई ऑर्गन होता है वो ऑर्गन वापस से आ जाता है बेटा, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे सैलामेंडर के बारे में, यानी कि लिजार्ड के बारे में हम बात करें, लिजार्ड के बारे में बात करेंगे ना, लिजार्ड, सैलामेंडर नहीं बेटा, लिजार्ड है ना। और आप बात करो स्टारफिश में, तो वहां पर अपन बात करेंगे स्टारफिश में क्या होता है। स्टारफिश आपने देखा होगा, ये स्टारफिश का डायग्राम होता है इस तरह से, है ना। तो इसकी एक आर्म्स अगर कट जाए, ये इसकी 5 आर्म्स होती है, कट जाए तो वापस से नहीं आ सकती है बेटा। क्या बात सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ऑर्गन के लेवल पे रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है। आगे चलो, आगे बात करते हैं बेटा। तो आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि रीजनरेशन जो यहां पर किसी किसी में पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी होती है। जैसे सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म था, वो बहुत सारे पीसेस में क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया, ये पीसेस में कन्वर्ट हो गया, और एवरी पीस के पास में कैपेसिटी है, एवरी जो पार्ट है वो, उस पार्ट के पास में कैपेसिटी है कि उससे क्या बन जाए, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए बेटा। क्या बन जाए, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। क्या बात सही है क्या। तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। क्या बात सही है क्या, बिल्कुल सही बात है सर, ये बात सही है। आपने आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, हमारे पास सेल्स वापस आ जाती है, सेल्स फॉर्म हो जाती है, जो सेल हमारी लॉस्ट हुई थी या डैमेज हुई थी। कैपेसिटी है हमारे पास में रीजनरेशन की। लेकिन हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। सर ये तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो रिप्रोडक्शन जो है उसमें रीजनरेशन का क्या योगदान है, क्या रोल है, उसको समझेंगे। तो पहले आप समझो रीजनरेशन की डेफिनेशन को, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। ऑलराइट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो रीजनरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस होती है ऑफ रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग डैमेज और मिसिंग सेल्स। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर मिलेगा। अब लेवल कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रखना बेटा ना, लेवल मैंने पहले क्लियर कर दिया इसी चक्कर में कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, क्लियर बात है। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ सेल डैमेज हो गई या फिर उनको रिस्टोर करना हो, तो हमारे पास रीजनरेशन बहुत बढ़िया तरीका होता है, क्लियर बात है।
क्या होता है कि ये जो होता है, हो सकता है मिसिंग सेल आपकी आ जाए इसमें, हो सकता है कि कोई टिश्यू आपका आ जाए, हो सकता है कि ऑर्गन आ जाए। अब हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग अलग होगा बेटा। एंड इवन एंटायर बॉडी पार्ट्स ऑफ द फुल फंक्शनल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट या एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर मिल सकता है रीजनरेशन। तो आपको प्लांट के पास भी सेल होती है, या हम यूं कहते हैं कि हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास में सेल होती है उसके अंदर मिल सकता है रीजनरेशन। क्लियर बात है क्या? तो अब कितने टाइप का होता है रीजनरेशन उसको समझते हैं। तो दो तरीके का रीजनरेशन होता है, या दो मेथड है रीजनरेशन के, जिससे ये पूरी चीज समझ सकते हैं हम आगे। तो एक तरीका, एक मेथड ऐसा होगा जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है। हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और हमको एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, ये बात आप लेके चले अपने साथ में। क्लियर बात है? तो हमारा फोकस उसी पे होगा जिस रीजनरेशन में नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा, उस स्मॉल पार्ट से या स्मॉल पीस से। क्लियर बात है क्या बेटा? ओके, बात समझ में आ रही है? तो उस पे हमारा फोकस होगा बेटा। तो हम उसी को ट्रू रीजनरेशन मानेंगे जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। क्या बात सही है? और इस तरह का ट्रू रीजनरेशन ही रिप्रोडक्शन वाले मेथड में काउंट होगा, बाकी काउंट नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं मॉर्फोलैक्सिस। दिस इज अ फर्स्ट मेथड ऑफ रीजनरेशन। ठीक है बेटा? तो रीजनरेशन का पहला मेथड क्या है हमारे पास में? तो फर्स्ट मेथड कह दो, फर्स्ट टाइप कह दो, तो कौन सा होता है? मॉर्फोलैक्सिस। क्या होता है बेटा? ये मॉर्फोलैक्सिस होता है। तो पहला फर्स्ट मेथड कह सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज अ फर्स्ट मेथड, या अपन कह सकते हैं इट इज अ फर्स्ट टाइप। अब यहां पर होता क्या है उसको समझेंगे बेटा, कि यहां पर ऑर्गेनिज्म जो कि प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया बेटा एक फ्लैट वर्म है, ध्यान रखना बेटा आप। ये क्या होता है? एक फ्लैट वर्म होता है। पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा ये। ठीक है बेटा? अब होता है क्या है कि प्लेनेरिया जो होता है वो बॉडी उसकी डिवाइड हो गई, देख रहे हैं आप यहां पर, ये बॉडी डिवाइड हुआ। अब क्या होता है, इस एवरी पार्ट के पास में ये कैपेसिटी होती है, इसके पास में ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास में कैपेसिटी होती है टोटीपोटेंट की। किसकी? टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट सेल बोल सकते हो, उनके पास टोटीपोटेंट सेल्स होती है, टोटीपोटेंट की कैपेसिटी होती है। इसको बोला था टोटीपोटेंसी। मतलब क्या है सर, ये समझा दो यार, नया वर्ड लग रहा है टोटीपोटेंट, तो समझा देते हैं प्यारे बच्चों। टोटीपोटेंट का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी सेल्स होती हैं जो कि कोई सी भी सेल बना सकती है। क्या बात सही है? आई बात समझ में? जैसे एक एक्टर समझो, एक एक्टर है, उसको आप रोमांटिक रोल दे दो, उसको आप इमोशनल रोल दे दो, भाई का रोल दे दो, पापा का रोल दे दो, बहन का रोल दे दो, सबका रोल दो उसको, वो सारे रोल्स कर सकता है, उसमें कैपेसिटी है। विलेन बना दिया, विलेन बन जाएगा, दोस्त बना दिया, एक्टर का दोस्त बना दो, वो सब कर लेगा, साइड रोल, मेन रोल सब कर लेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं जो अपनी बॉडी की कोई सी भी सेल्स बना सकती हैं या उसको फॉर्म कर सकती है, तो उनको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल, और उन सेल के इस फीचर को बोला जाता है टोटीपोटेंसी। क्या बोला जाता है उसको? टोटीपोटेंसी बोला जाता है। तो इनके पास में कैपेसिटी है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट अपने पास टर्म हो जाती है। अब क्या होता है, इस वाले पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा? तो पूरा रिजनरेट कर लेंगे, ये जो भी पार्ट इसके अंदर नहीं होता पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है उससे। क्या बात सही है क्या? क्या बात सही है क्या? इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला था ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन। और इस तरह का रीजनरेशन ही किसमें काउंट होगा बेटा? हमारे रिप्रोडक्शन वाले मेथड में काउंट होगा, रिप्रोडक्शन मेथड में काउंट होगा। क्या बात सही है क्या? आई होप आपको ये प्लेनेरिया का डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, प्लेनेरिया के बारे में एक फैक्ट है कि प्लेनेरिया के पास में जो टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी होती है या रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, वो इतनी ज्यादा, इतनी हाई होती है कि प्लेनेरिया को आप चाकू से काटें और जितना मर्जी हो आपका, जितना आपका मन करे उतना बारीक आप बारीक इसका स्लाइस कर दें। एवरी पार्ट, एवरी छोटे से छोटा पार्ट ऑफ प्लेनेरिया कैपेबल होता है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में। क्या होता है बेटा? वो
नया ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल होता है। क्या बात सही है? क्या आ रही है बात समझ में? तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। क्लियर बात है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट मेथड के बारे में। तो नया मेथड आता है बेटा हमारे पास में, तो उसको समझाने से पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं, इवन कुछ बॉयज भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ लड़का और लड़की के अंदर, ठीक है। मैं जस्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स क्या होती हैं, छिपकली से, कॉकरोच से या कोई भी ऐसा डरावना इंसेक्ट होता है ना, उनसे डर जाती है। हालांकि कुछ लड़कियां तो लड़कों से भी डर जाती हैं। क्लियर बात है? ओके, तो आप ध्यान रखें बेटा, ये क्या डायग्राम दिख रहा है? तो ये आपके सामने एक लिजार्ड है। क्या बेटा? एक ये वॉल लिजार्ड कह सकते हो, दीवार में चिपकती रहती है ना, वो मान लो इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बेटा, एक वॉल लिजार्ड है बेटा। ये हमारी क्या है? वॉल लिजार्ड है, मान के चलो वॉल लिजार्ड, जो दीवारों पर रहती है, ठीक है। आप देख लो बेटा, इस वॉल लिजार्ड की यहां पर टेल कट गई है, ठीक है। तो क्या इस टेल से नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है क्या? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपसे ये उम्मीद करके चल रहा हूं, ठीक है। तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकती है क्या बेटा? यस और नो? नहीं बनेगी। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास में रीजनरेशन की कैपेसिटी इस लेवल पे होती है कि उनका जो लॉस्ट पार्ट होता है, ओके बेटा, या उनका जो डैमेज्ड पार्ट है बेटा, क्या बेटा, उनका जो डैमेज्ड पार्ट होता है, वो डैमेज्ड पार्ट ही लौट के आता है। मतलब वही वापस से रिफॉर्म होता है, रिजनरेट होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म उस पार्ट से। इससे नई चिपकली नहीं बनेगी मेरे भाई, है ना। न्यू लिजार्ड इज नॉट फॉर्म फ्रॉम टेल। क्या बात सही है कि नहीं है? तो ये क्या रिप्रोडक्शन में काउंट होगा? नहीं होता है। इसलिए इस वाले मेथड को अपन बोलते हैं फॉल्स रीजनरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? फॉल्स रीजनरेशन बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स रीजनरेशन बोलेंगे। फॉल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस तरह का रीजनरेशन जो होता है वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता है। इसमें जो लोस्ट पार्ट होता है वो लोस्ट पार्ट ही आता है, और वो भी कहां पे आएगा? इस वाले में आएगा, लोस्ट पार्ट। तो इसने क्या लॉस्ट कर दिया? इसने लॉस्ट किया अपना टेल, और इसने क्या लॉस्ट कर दिया बेटा? टेल ने तो अपना पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म लॉस्ट कर दिया, होल ऑर्गेनिज्म लॉस्ट किया। तो ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट ही कैपेबल होता है नया बनाने के लिए। यानी इसकी सेल के पास में वो कैपेसिटी होती है टोटिपोटेंसी की, जिससे नया पार्ट बना सकता है, या जो भी इसका पार्ट होता है यहाँ पर टेल, वो फॉर्म कर सकता है, नई टेल बन जाएगी यहाँ पर। क्या बात सही है? क्या आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? इस टर्म को बोला जाता है एपीमॉर्फोसिस। क्या बोला जाता है इसको? एपीमॉर्फोसिस। तो एपीमॉर्फोसिस को क्या बोलते हैं अपन? फॉल्स रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? फॉल्स रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉल्स रीजनरेशन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लासों में क्या करते हैं, रीजनरेशन को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ओके। डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लेते एक बच्चे ने मुझसे कि सर स्टारफिश में तो नहीं हो रहा था अपन रिप्रोडक्शन में, तो वहां से फिर मैं ऐड करने लग गया इस चीज को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, ये चीज अपने नोट्स में आपको मेंशन करनी चाहिए, ताकि दोबारा ये डाउट किसी बच्चे के मन में नहीं आए। क्लियर बात है बच्चों? ओके। तो रीजनरेशन, एपीमॉर्फोसिस आप समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। ऑलराइट, तो अंडरस्टूड। जैसे इस लड़की को यहाँ पर समझ में आ गया, आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। जितना ये हैप्पी है अपने बायो के लेक्चर से, आई होप कि आप भी उतने हैप्पी होंगे अपने बायो के लेक्चर्स से। ऑलराइट बेटा, बहुत 3 वीडियोस अपन डाल चुके हैं, चौथा वीडियो भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा आगे वाले पार्ट के बारे में। एक एक चीज बाय कॉन्सेप्ट, बाय डायग्राम आपको यहाँ पर समझाई जाएगी, और आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं मैं बेटा। कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट भेजोगे उनके तुरंत आपको रिप्लाई जरूर दिए जाएंगे बेटा। क्या बात सही है? क्या तो एपीमॉर्फोसिस समझ में आया आपको कि सर लॉस्ट या डैमेज पार्टी क्या आता है बेटा? यहाँ पर रिजनरेट होता है। क्या होता है बेटा? रिजनरेट होता है। अब हमारे पास में एक आता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? स्पोर फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है उसको आप समझेंगे बेटा। तो स्पोर फॉर्मेशन समझाता हूं कि स्पोर फॉर्मेशन मेथड क्या होता है कि जब नया ऑर्गेनिज्म, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि न्यू ऑर्गेनिज्म बेटा, क्या बेटा? न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जब नया ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है? अगर स्पोर से हो रहा है, ओके बेटा। स्पोर मतलब कोई ग्रेनुल टाइप में एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर मान के चलो इसको,
इस तरह की स्ट्रक्चर होगी जिनको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्पोर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है नीट का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है कि स्पोर कितने टाइप के होंगे यहाँ पर। तो स्पोर दो तरीके के बन सकते हैं बेटा। यहाँ पर देखो कौन कौन से बन सकते हैं। एक स्पोर होते हैं बेटा जो मोटाइल होते हैं, और एक होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। एक तो बनते हैं मोटाइल, एक होते हैं बेटा नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं ये नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल कैसे होते हैं, जो आगे जो क्या होते हैं बेटा, मूव नहीं कर सकते। ओके, एक्टिवली मूव नहीं कर सकते, ये मूव नहीं कर पाएंगे। कोई हवा आएगी, पानी आएगा तो ये मूव कर पाएंगे, ऑटोमेटिक नहीं चल सकते, अपने आप नहीं चल पाएंगे। जबकि मोटाइल जो होते हैं उनके पास में स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है जिनको अपन फ्लेजिला बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको, फ्लेजिला बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ओके, तो इनको बोला जाता है जू स्पोर, जू स्पोर। ओके, और इनको बोला जाता है एप्लेनोस्पोर। क्या बोला जाता है इनको, एप्लेनो स्पोर बोला जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल्स है बेटा, ये मिलेंगे आपको ग्रीन एल्गीज के अंदर, एंड ब्राउन एल्गी में भी मिलते हैं ना। तो ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, ब्राउन एल्गी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिखता हूँ आपको, है ना। तो जैसे अपन बात करें क्लेमाइडोमोनास, ओके, क्लेमाइडोमोनास, एंड एक होता है बेटा यूलोथ्रिक्स। ये एग्जाम्पल से और नीट के अंदर पूछे गए, तो आप इनको डबल स्टार करेंगे मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इनको डबल स्टार करके रख लेना। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है उसको समझाता हूं मैं आपको। तो एप्लेनोस्पोर के एग्जाम्पल समझाता हूं मैं यहाँ पर। तो एप्लेनोस्पोर जो होते हैं बेटा, ओके, एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं उसको समझेंगे आप। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, ये मिलेंगे आपको फंगाई के अंदर। किसके अंदर, फंगाई के अंदर मिलते हैं। फंगाई के अंदर जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओ सर, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है राइजोपस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको आप ना इस नाम से भी जानते हो, इसको आप ब्रेड मोल्ड भी बोलते हो। क्या बोलते हो उसको, ब्रेड मोल्ड। क्यों बोलते हैं सर ये बता दो जल्दी से। बेटा आपने ब्रेड देखा, चपाती देखी, थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ दो, आप देखोगे उस पर व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का कुछ आ गया, वो क्या होता है आपका, फंगस होती है। ठीक है, तो इसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल है बेटा इसका, वो एग्जाम्पल क्या है हमारा, वो एग्जाम्पल होता है बेटा इसका म्यूकर। क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका, म्यूकर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं नीट के अंदर, पूछा गया बेटा। क्या बात सही है क्या? अब थोड़ा प्रोसेस में आपको समझाता हूँ कि होता क्या है इसमें। ओके, अभी तक तो हमने क्या ये प्रोसेस समझा, स्पोर्स के बारे में जाना। तो यहाँ पर स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं इसको, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। तो होता क्या है, ये राइजोट्स होती हैं। ये राइजोट्स किसकी है बेटा, सर ये राइजोट्स तो हमको देखने पे तो किसकी लग रही है, ये राइजोट्स देखने पे तो अपन को लग रही है बेटा फंगाई की। फंगस का बॉडी होता है, तो फंगस की जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं अपन बेटा हाइफ। क्या बोलते हैं उसको, हाइफी बोलते हैं। और बहुत सारे मेनी हाइफीज मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, माइसीलियम बनाते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, देखो ये स्टोलन वाला पार्ट होता है जो दूसरे हाइफी के साथ में कनेक्ट होता है ना, या दूसरे जो भी बॉडी होगी इस तरह का यहाँ पर उनके साथ में कनेक्ट होगा। ये क्लियर बात है। तो यहाँ पर एक लंबी सी इरेक्ट खड़ी सी स्ट्रक्चर है ना, खड़े, उसको बोलते हैं अपन इरेक्ट हाइफा। क्या बोलते हैं उसको, इरेक्ट हाइफा। और इसको बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर। क्या बोला जाता है इसको, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या करता है, अपने ऊपर टॉप वाले पार्ट पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर को कवर करता है बेटा, या कवर करता है क्या है, उसको धारण करता है, उसको बियर करता है, टकी रहती है इस पे ना, इस तरह से। जैसे सपोज दैट ये हाथ है हमारा, तो ये पूरा दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, इसको मान लो ये स्पोरेंजिया होती है, ये हाथ अपना क्या है, स्पोरेंजियोफोर होता है। क्या बात सही है क्या? तो यहाँ पर क्या है, स्पोरेंजियोफोर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा। क्या होती है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे सपोज दैट ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें प्रेजेंट होंगे इस तरह से बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्पोर। ये स्पोर क्या करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये ड्राई हो जाएंगे और बस्ट हो जाएंगे, बस्ट होकर फट जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, ये
तो बस्ट हुए, तो बस्ट होने पे बाहर रिलीज हो गए, देखो यहाँ पर इस तरह से। ये कौन से स्पोर्स हैं? ये बोलते हैं अपन इनको एप्लेनोस्पोर्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको? एप्लेनोस्पोर। और क्या करेंगे बेटा, ये आगे एयर के कांटेक्ट में आने से आगे आसपास के इलाके में फैल जाएंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, और इनसे क्या बनेगा बेटा? एक न्यू फिलामेंट बन जाएगा, या एक नया हाइफा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक नया हाइफा बन जाएगा। क्या बात सही है क्या बेटा? एक नया हाइफा बन जाता है, यानी कि एक नई फंगाई बन गई। तो यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर एक नया हाइफा बना सकते हैं, नया माइसिलियम बना सकते हैं। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं बेटा इसको? दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सर यहाँ पर स्पोर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसका? स्पोर का। दैट्स वाई अपन इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? स्पोर फॉर्मेशन बोल रहे हैं। क्या बात सही है क्या? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक आता है कॉनिडिया करके बेटा। क्या आता है? कॉनिडिया करके। तो कॉनिडिया आपको मैं यहाँ पर बता दूं, हालांकि मैंने लेक्चर नंबर अपने सेकंड के अंदर उसके बारे में बता रखा है, तो आप जब पढ़ेंगे वहां पर मैंने डायग्राम्स के थ्रू समझा रखा है, बट एक बार और अपन देख लेते हैं कॉनिडिया बेटा। क्या? कॉनिडिया। तो कॉनिडिया क्या होता है? अगर अपन बात करें, इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये इस तरह के आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये स्पेशल टाइप के स्पोर्स ही होते हैं बेटा। दिख रहा है आपको? इस तरह की बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की। और ये किसका डायग्राम है बेटा? ये पेनिसिलियम का डायग्राम होता है। किसका डायग्राम है ये? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम जो होता है, उससे पहली बार पेनिसिलिन मेडिसिन निकाली गई थी। ध्यान रखना इसका, है ना, इंपॉर्टेंट आता है ये, बहुत बार पूछा जाता है बेटा, है ना। कौन सी मेडिसिन बनाई गई थी इससे? पेनिसिलिन, जो कि क्या होती है बेटा? एक एंटीबायोटिक होती है, एक एंटीबायोटिक होती है। ओके, इसका एक और एग्जांपल होता है एस्परजिलस। एस्परजिलस, तो एस्परजिलस में भी क्या मिलेगा आपको? कॉनिडिया के थ्रू मिल जाएगा बेटा। क्या बात सही है क्या बच्चों? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ऑलराइट, तो एस्परजिलस, तो कॉनिडिया क्या होता है बेटा? यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो एग्जांपल से कि यार सर बताइए आप कि पेनिसिलियम या एस्परजिलस में किसके थ्रू होता है? तो कॉनिडिया के थ्रू होता है। पहली चीज तो ये समझ में हमको आनी चाहिए। सेकंड चीज हमको ये समझ में आनी चाहिए कि कॉनिडिया जो होते हैं वो इनसाइड बन रहे हैं बॉडी के या बाहर बन रहे हैं? सर बाहर ही दिख रहे हैं तो बॉडी के, तो कैसे होते हैं बेटा? ये एक्सोजिनस। तो इनका ओरिजिन कैसा होता है बेटा? एक्सोजिनस होता है। पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, नीट के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों। क्लियर बात है क्या? तो आज का हमारा टॉपिक अपन यही समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने कॉनिडिया के बारे में बात करी, हमने स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करी, हमने रीजनरेशन के बारे में बात करी, रीजनरेशन के दोनों टाइप के बारे में बात करी। ऑलराइट बेटा, फिर हमने बडिंग के बारे में बात करी और फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करी। अच्छा, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, ऑलराइट, ये हो गया हमारा। अब फ्रेगमेंटेशन में एक और एग्जाम्पल है, वो आप लिख लो। ये पूछा गया है नीट के अंदर, मुझे याद आ गया बेटा, अभी मैं आपको लिखा देता हूँ। ये है ना 11th क्लास में आता है आपके पहले चैप्टर में, वहां पर भी फ्रेगमेंटेशन का जिक्र होता है, क्योंकि वहां पर भी रिप्रोडक्शन आता है। ऑलराइट ना, तो क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है, मोसेस, क्या बेटा? मोसेस। मोसेस में एक स्ट्रक्चर मिलती है, उसको बोलते हैं अपन प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा। तो ये जो प्रोटोनीमा होता है, प्रोटोनीमा, इसके अंदर भी क्या मिलेगा आपको? फ्रेगमेंटेशन मिलता है बेटा। क्या मिलता है? फ्रेगमेंटेशन। क्या बात सही है क्या? तो प्रोटोनीमा किसका? मोस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और यहां पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या मिलेगा आपको? नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा या नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ऑलराइट, तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ओके, और कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी कुछ बातें क्या करें बेटा, कि अगर आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया समझ में आया आपको, तो आप क्या कर सकते हो? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके, जैसे इन महिला ने या इन प्यारी सी महिला ने लाइक कर रखा है अपने लेक्चर को, आप भी क्या कर सकते हो बेटा? लेक्चर को लाइक कर सकते हो यार। ओके, आप चाहते हो कि आपको इसी तरह का बढ़िया बढ़िया कंटेंट बढ़िया मिलता रहे, ओके, इजी लैंग्वेज में मिलता रहे,
कॉन्टीन्यूसली मिलता रहे और सबसे पहले आपको पता भी लग जाए नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और ये जो घंटी है, मंदिर तो आप जाते नहीं होंगे शायद, अभी अगर जाते हो तो बढ़िया, वहाँ घंटा बजाते हो ना, तो बस वही करना। यहाँ पर भी आपको घंटा बजाना है, वहाँ पर हाथ से बजाते हैं, यहाँ पर उंगली से बजाना है। तो यहाँ पर इस घंटी में आपको उंगली करनी है। क्या करनी है आपको? उंगली करनी है। तो आप उंगली कर दें इस घंटी में। ऑलराइट। और प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना यार, ये शेयर ज़रूर करना आप, आपका वीडियो एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको लेक्चर में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, कोई डाउट तो नहीं है। तो उन चीज़ों का आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आपका एक्सपीरियंस करना है बेटा। क्या करना है? एक्सपीरियंस शेयर करना है बेटा। क्या बात सही है क्या? जीसी स्क्वायर मेंटोर्स हमेशा आपके साथ में है और इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नीट के वीडियोस लेके आएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। बाय। हो गया? हो गया क्या? कर रहा हूँ यार, सेव तो करना है। आप किसके चक्कर में मरवा दिया था आज आपने?